वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस बाय अर्विंग गफमैन के बारे में। ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, ड्रामा जो कि एक स्टेज परफॉर्मेंस पे जैसे एक्टर्स बिहेव करते हैं उसको हम कहते हैं कि दैट दिस इज अ ड्रामा। तो वो वहीं से शो कर रहा है कि बेसिकली जैसे स्टेज परफॉर्मेंस में एक्टर्स बिहेव करते हैं वैसे ही हमारी डेली लाइफ को उससे रिलेट किया गया है। और प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कहते हैं हम कि कैसे हम दूसरों के सामने बिहेव करते हैं जिसके जरिए से दूसरों के दिमाग में हम अपने लिए स्पेसिफिक इमेज, एक इंप्रेशन जो है वो क्रिएट कर सकें। तो इसके बारे में हमारे पास बात की थी अर्विंग गफमैन ने 1922 टू 1982, जो कि हमारे पास एक सोशियोलॉजिस्ट थे। बात वो करते थे सोशल इंटरेक्शन के ऊपर और उनका मानना यह था कि इंसान अपनी डेली लाइफ जिंदगी को ऐसे गुजारता है कि जैसे एक एक्टर स्टेज पे परफॉर्मेंस देता है वैसे वो अपनी डेली लाइफ में परफॉर्मेंस देता है। जैसे एक मदर जो है वो कंप्लीट अपना हाउस होल्ड संभालती है, बच्चों को बड़ा करती है, उसके बारे में जितनी भी वो ड्यूटीज परफॉर्म करती है तो वो उस स्टेटस को और उस रोल को वो कहते हैं कि ये एक परफॉर्मेंस, जैसे एक स्टेज पे परफॉर्मेंस दी जाती है वैसे ही एक डेली लाइफ में परफॉर्मेंस होती है। तो इस तरह वो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस से इंटरेक्शंस को, सोशल इंटरेक्शंस को रिलेट करते हैं और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के टर्म्स में ये सोशल इंटरेक्शन के ऊपर स्टडी देते हैं, ये एनालिसिस देते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमें एक फ्रेश लुक देता है ओवर द स्टेटस एंड रोल। स्टेटस जो कि टर्म डिफाइन करती है पार्ट ऑफ प्ले के, जो प्ले चल रहा है स्टेज पे, जो परफॉर्मेंस चल रही है उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। जैसे अगर कोई मदर का रोल स्टेटस जो है वो पार्ट प्ले करी होगी, कोई डॉटर का, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, इस तरह डिफरेंट स्टेटसेस जो है वो एक्टर्स कैरी करते हैं जिसको हम पार्ट ऑफ प्ले कहते हैं। और इसी तरह रोल होता है, हमें स्क्रिप्ट दे दी जाती है जिसके जरिए से हमें गाइड किया जाता है कि हमारे डायलॉग्स क्या है और हमें कैसे एक्शन परफॉर्म करना है, कैसे बिहेव करना है, वो हमें स्क्रिप्ट बताती है स्टेटस के लिहाज से कि अब तुम्हारा स्टेटस है, इस स्टेटस के लिहाज से तुमने ये रोल परफॉर्म करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली हमने सोशल इंटरेक्शन में भी पढ़ा था कि हमारे पास स्टेटस और रोल होते हैं। ये हमारा स्टेटस है, ये हमारा रोल है। स्टेटस के जरिए से हमें एक सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि हम ये रोल भी परफॉर्म करें। इसी तरह जैसे एक प्ले में एक स्टेटस होता है, उसको एक रोल दे दिया जाता है, उससे भी एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि ये स्टेटस, ये रोल, ये ऐसे बिहेव करे, ये रोल परफॉर्म करे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को गफमैन ने प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ से रिलेट किया है। और प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ बेसिकली उन्होंने कहा है अ पर्सन्स एफर्ट्स टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ अदर। दूसरों के दिमाग में अपने लिए एक स्पेसिफिक इंप्रेशन क्रिएट करना, ऐसे बिहेव करना दूसरों के सामने जिससे उनके दिमाग में आपके लिए एक स्पेसिफिक इमेज क्रिएट हो जाए। और बेसिकली ये, इसको हम इंप्रेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। और ये पर्सनल परफॉर्मेंस से आइडिया जो है वो आगे आया है, क्योंकि जब एक इंसान जैसी पर्सनल परफॉर्मेंस देगा उस लिहाज से पर्सनल परफॉर्मेंस देगा जिस लिहाज से वो चाहता है कि अगला उसके बारे में वैसे सोचे। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो टीचर के सामने बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से बिहेव करेगा ताकि टीचर के सामने उसकी एक अच्छे स्टूडेंट वाली इमेज बन जाए, उसका एक इंप्रेशन अच्छे स्टूडेंट वाला बन जाए। और अगर हम बात करें तो एक इंसान, एक दुश्मन के सामने वो कैसे बिहेव करेगा, वो उसको हाँ कि तुमने मेरे साथ ये करके अच्छा नहीं किया, तो वो उसके सामने ऐसे बिहेव करेगा जिससे वो उसको वार्निंग दे सके कि तुमने मेरे से पंगा नहीं लेना, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह हम अपने बिहेवियर से, अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों के दिमाग में अपना एक इंप्रेशन बिल्डअप करते हैं जिसे गफमैन कहता है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ। और इसके बारे में गफमैन ने रिसर्च की। उसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस की तो हम हर इंसान अपनी एवरीडे सिचुएशन में कोई ना कोई रोल जो है वो परफॉर्म कर रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और उसके जरिए से वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे तक पहुंचा रहा है। जैसे हम कैसे ड्रेसअप होते हैं, जिसको हम जिसको हम थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो उसको वहां पे कॉस्ट्यूम कहा जाता है। उसके अलावा क्या ऑब्जेक्ट्स हम कैरी करते हैं जिसको उसकी सेंस में, ड्रामा की सेंस में हम प्रॉप्स कहते हैं। क्या टोन और क्या जेस्टर्स हैं, हमारी वॉइस की टोन क्या है और क्या हमारे जेस्टर्स हैं, हमारा डीमेनर जिसे हम कहते हैं थिएट्रिकल परफॉर्मेंस की सेंस में, तो वो क्या है हमारा। ये सारी चीजें हमारी हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अगले तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है कॉलेज का, वो कॉलेज जा रहा होता है, उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वो प्रॉपरली ड्रेस अप है, उसने कॉस्ट्यूम या कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना है, इट मींस कि वो एक स्टूडेंट है और वो कॉलेज जा रहा है। प्रॉप्स उसने साथ में बैग और जो है वो ऑब्जेक्ट्स, बुक्स वगैरह कैरी की होती हैं जो इसको स्पेसिफाई करती हैं कि हाँ वो स्टूडेंट ही है और वो पढ़ने जा रहा है, उसका काम बताता है। और इसी तरह उसका वॉइस, तो जैसे वो कॉलेज में जाके डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करेगा, अपनी जो है वो एथिकल वे में बात वगैरह करेगा, जस्टिस देगा, उसका डीमेनर जो है ये बताएगा कि वो एक किस जगह पे मौजूद है। अब बात करते हैं हम आगे, तो गफमैन का मानना ये था कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो जगह के लिहाज से बदलती है।
सेट के लिहाज से बदलती है, जगह टू जगह वरी करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट में हम जोक्स क्रैक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ गए हैं हम जोक्स क्रैक करेंगे, हम लाउडली हंसेंगे। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट हम देखें एक मस्जिद में या टेम्पल या चर्च में हम देखें, तो वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो खामोशी से वहां पे बैठे रहेंगे, वहां के का जो इन्वायरमेंट का डेकोरम है वो मेंटेन रखेंगे, और वहां पे कोई जोक्स वगैरह क्रैक नहीं करेंगे, गॉसिप्स नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं, क्योंकि वहां का डेकोरम मेंटेन करेंगे। इसीलिए इंसान की जो परफॉर्मेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह पे बदलती रहती है, वो जगह के लिहाज से बदलती है। जिस जैसी जगह वैसा उसका जो है रवैया होगा, वैसा उसका बिहेवियर, वैसे उसकी परफॉर्मेंस होगी। जैसे एक दुखी जगह पे कोई हंसेगा नहीं, और एक जो खुशी की जगह है वहां पे कोई दुखी नहीं होगा, तो इट मीन्स कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो प्लेस टू प्लेस वरी करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंसान अपनी जो सेटिंग्स हैं, अपनी जैसे अपने घर की, अपने ऑफिस की सेटिंग्स, उनको भी ऐसे रखते हैं जिससे वो दूसरों के रिएक्शन को, जैसा वो दूसरों का रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, वो ऐसा अपना डेकोरम मेंटेन करेंगे। अगर कोई स्ट्रिक्ट, अगर कोई चाहता है कि अगला बंदा फुल डिसिप्लिन रहे, तो वो अपने घर का या ऑफिस का जो है वो सारा कुछ जो है वो बहुत डिसिप्लिन रखेगा, बहुत स्ट्रिक्ट उसका एक एनवायरमेंट होगा, ताकि अगले जो है उसके डेकोरम को मेंटेन करें। इसी तरह इंसान जो है वो अपनी एनवायरमेंट की सेटिंग वैसी रखता है जैसा वो दूसरों से रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें एन एप्लीकेशन द डॉक्टर्स ऑफिस, उसके एक डॉक्टर्स ऑफिस के हम एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट का मानना ये है कि इंसान जो दिखा रहा होता है, जो प्रेजेंट करता है, जिस तरह के उसका स्टेटस होता है या जैसा वो उसने अपनी सेटिंग मेंटेन की होती है, उससे वो लोगों की रिएक्शन को वैसा एक्सपेक्ट करता है कि हाँ लोग इसके अंदर आके ऑडियंस ऐसे बिहेव करे, तो उस लिहाज से वो अपना सारी सेटिंग्स रखता है। जैसे एक डॉक्टर्स के ऑफिस की बात लें तो यूनाइटेड स्टेट में क्या है कि जब एक इंसान डॉक्टर के ऑफिस में एंटर होता है तो पहले उसे डॉक्टर नहीं देखने को मिलता, फर्स्ट रीजन में उसको या तो फिर रिसेप्शनिस्ट मिलेगी या फिर गेट कीपर मिलेगा जो उसको गाइड करेगा। इसी तरह रिसेप्शनिस्ट जो है वो उनको उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रखेगी, फिर उनको वेट करना पड़ेगा, वो वेटिंग रूम में जाएंगे, वहां जाके वो वेट करेंगे डॉक्टर का, और फिर इस बाद में वो एक डाउट उनके अंदर क्रिएट हो जाता है कि वो डॉक्टर या स्टाफ नर्स कौन उनको डील करेगा। तो बेसिकली ये फर्स्ट रीजन है जो कि उन तक इन्फॉर्मेशन ये सारी पहुंचाता है कि उनको डॉक्टर के लिए वेट करना है। उसके बाद अगर हम डॉक्टर्स सेकंड रीजन की जो बात करें, एंड रीजन जो है हमारे पास वो डॉक्टर का ऑफिस होता है, जिसके अंदर जो है वो ऑडियंस, जिसको यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स जाते हैं वहां पे जब उनकी अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पे वो सेटिंग से अंदाजा लगाते हैं। जैसे अगर डिग्रीज फ्रेम की हुई हैं, ठीक है, और बुक्स वगैरह पड़ी हुई है, तो डॉक्टर का एक सॉलिड इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ ये एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। उसके अलावा अगर डॉक्टर ने लैब कोट पहना हुआ है तो उसकी प्रेस्टीज और उसकी पावर को शो करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जो प्रॉप्स उसने कैरी किए हुए हैं, हाथ में जो है वो रिपोर्ट चार्ट है और साथ में गले में स्टेथोस्कोप है, तो ये सारे बेसिकली एक डॉक्टर्स की अपीयरेंस के जरिए से जो है वो पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं कि कैसे एक डॉक्टर की क्या पोजीशन है, क्या वैल्यू है, उसकी प्रेस्टीज, उसकी पावर क्या है। इसके बाद हमें पता लगता है कि डॉक्टर बेसिकली यहाँ पे जो डॉक्टर कहता है पेशेंट को मानना पड़ता है, वो उसको गाइड करता है। इस तरह हमें डोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ डॉक्टर के बारे में पता करता है, जो ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन चार्ज तुम्हें मुझे देना होगा। यहाँ पे चार्ज जो है वो डॉक्टर के पास होता है। इसी तरह डॉक्टर अपनी सेटिंग मेंटेन करता है जिससे पेशेंट जो है वो उसको ओबे करें, और उसके अलावा जो है मिस्टिफाइंग टेक्निकल लैंग्वेज यूज करता है जो पेशेंट्स के लिए मिस्टिफाई सी होती है, मिस्ट्री टाइप होती है, और उनको पता लगता है कि हाँ ये काबिल डॉक्टर है, ठीक है, वो अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इंसान की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे पहुंचाती है। जैसे अगर हम बात करें विलियम की, तो वो उन्होंने एक फिक्शनल पर्सनालिटी मिस्टर प्रीडी के बारे में बात की। फिक्शनल पर्सनालिटी मतलब इमेजिनेटिव है, रियलिटी नहीं है, जो कि एक इंग्लिश वेकेशनर है, सयाह है, और वो बाहर घूमने फिरने गए हुए हैं बीच पे स्पेन में। अब वो क्या कहते हैं कि वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे और ना वो किसी से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी बोलचाल, जो उनकी हरकतें हैं, कैसे वो जमीन पे सब कुछ सही करके लेट रहे हैं, ये सारे क्या है, ये उनकी इन्फॉर्मेशन लोगों की तक पहुंचाते हैं खुद ब खुद। वो कुछ बोल नहीं रहे लेकिन फिर भी लोग जो उनको देख रहे हैं वो उससे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, उन तक कोई ना कोई उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास आ जाता है हमारी बॉडी लैंग्वेज के जरिए से कम्युनिकेट करना, जेस्टर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारे जो हमें एक दूसरों से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स कैसे जो है वो यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का जरिया है। जैसे अगर हमें कोई कामयाबी मिली है तो हम अनरिस्ट्रिक्टेड होकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, हंसेंगे, जॉयफुल फील करेंगे, सेटिस्फाइड
सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन होगी, लोग हमें देख के समझेंगे कि हाँ ये विनिंग सिचुएशन है, इस इंसान ने विन किया है और ये अब बहुत ज्यादा खुश है। उसके अलावा अगर कोई हमसे कोई कप ऑफ कॉफी गिर गया है तो एक एम्बैरेसिंग स्माइल होगी हमारे फेस पे, जो लोगों को ये बताएगी हाँ ये शर्मिंदा है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो एक ऐसी कूल सी स्माइल होगी जिससे लोगों को पता होगा कि हाँ ही इज हैप्पी, इसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। इसी के साथ जो है वो हमारे जो है बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती है। जैसे हम कोई कामयाबी मिलती है हमें तो हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं, विच शोज कि हाँ हमें कामयाबी मिली है। या किसी को हमें इनवाइट करना हो अपनी तरफ तो हम उसको बुलाते हैं कि हाँ हमारी तरफ आओ, हमारी बात सुनो। या फिर किसी को हमें स्टॉप करना होता है, दैट स्टॉप, हम उसको वहीं पे जो है वो स्टॉप करने का एक्शन देते हैं हाथ से कि स्टॉप हो जाओ आप यहाँ पे। या फिर इसी तरह किसी को इंसल्ट करना हो तो उसके लिए पॉइंट आउट करना, फिंगर उसको जो है वो पॉइंट आउट करना फिंगर से उसको कि हाँ तुम जो है वो अपनी हद में रहो। या इस तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इसी के साथ जेस्चर्स की बात की जाए तो किसी चीज की तरफ खौफजदा होकर देखना, जो कि अगले को एक वार्निंग सिचुएशन दे के हाँ उसे वार्न होना, उसे इस चीज से बच के रहना है। या फिर अपने शोल्डर्स को मूव करना, ये शो करने के लिए आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। या फिर हाथ से इशारा करना कि जो है वो जल्दी करो, हरी आप का। इसी तरह हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है हमारी परफॉर्मेंस में। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की और डिसेप्शन की, तो बॉडी लैंग्वेज से अब एक इंसान जो धोखा दे रहा होता है या झूठ बोल रहा होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। जैसे एक बच्चा जो है वो अपने घर लेट आया है, उसकी माँ जो है पूछती है कि तुम लेट क्यों आए हो, और वो कोई भी रीजन देता है लेकिन वो अपनी माँ की आंखों में नहीं देख रहा, वो जो है वो घबराहट महसूस करे, तो उससे उसकी माँ को पता लग जाएगा कि हाँ ये झूठ बोल रहा है मेरे साथ। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो झूठ की निशानदेही कर देती है कि अगला इंसान जो है वो धोखा दे रहा है या धोखाधड़ी कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफरेंट एक्शन, जैसे कोई बात करते हुए उसके हाथ पांव का कांपना, उसकी पल्स रेट का बढ़ जाना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर आगे पीछे हो जाना, तो ये सारी चीजें ये शो करती हैं, ये बॉडी लैंग्वेज से हमें ये शो होता है कि अगला इंसान हमें धोखा दे रहा है या झूठ बोल रहा है। इसी तरह लाई डिटेक्टर मशीन जो है वो इन सब चीजों को डिटेक्ट कर लेती है। इसी के साथ फिर हमें पता लगता है कि जैसे एक म्यूजिकल फ्लॉप हुआ है किसी भी म्यूजिशियन का, तो वो ऐसे आके मीडिया के सामने, ऑडियंस के सामने आके ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन उसकी जो नर्वसनेस होती है, उसके हाथों पांव की जो मूवमेंट होती है, वो ये बात वाज़ेह कर देती है कि नहीं हाँ उसको जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड है इस बात को लेकर। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को फुल ऑन कंट्रोल करते हैं स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए या कोई भी परफॉर्मेंस देते हुए, ताकि अगले को पता न लग सके कि वो धोखाधड़ी कर रहे हैं या फिर वो कोई बात छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत होती है अगर किसी को जानना है कि अगला बात सही कर रहा है या गलत कर रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस के जरिए से कोई भी किसी की ब्रेन वॉशिंग और मोल्ड उसे कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जेंडर एंड परफॉर्मेंस की, तो जेंडर एंड परफॉर्मेंस में हमारे पास आ जाता है कि जैसे हमारे यहाँ लेडीज जो हैं उनको माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा सोशलाइज करती हैं और दूसरों को समझती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और एक रिसर्च से ये भी जो कि 1900 में हुई थी, इससे ये भी साबित होता है 19 समथिंग में कि विमेन्स जो हैं हमारे पास वो मर्दों को ज्यादा समझती हैं। विमेन कैन बेटर रीड मैन एज कम्पेयर टू मैन कैन रीड विमेन। उनके पास ज्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं, वो ज्यादा समझ सकती हैं कि क्या अगला करना चाह रहा था, उसकी बैक बिहाइंड मोटिव क्या था, उसकी पर्सनालिटी को देख के वो ये जज कर लेंगी कि वो क्या अभी चाहता है या वो क्या करने जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें डिमीनर की, तो बेसिकली डिमीनर भी बहुत ज्यादा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि द वे वी एक्ट एंड वी कैरी आवरसेल्व्स, किस तरह हम बिहेव करते हैं, हमारा बर्ताव, तर्ज अमल, और किस तरह हम अपने आप को लेकर चलते हैं। अब जैसे एक ऑफिस में एक जो बॉस है उसके पास इतनी पावर है कि हाँ वो डेस्क के ऊपर पांव रखकर इजीली कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है, लेकिन एक एम्प्लॉय को इतनी इजाजत नहीं है। ये बेसिकली हम किस तरह एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, हमारी पावर से रिलेट करता है। जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। जैसे एक बॉस को रिलैक्सेशन है कि हाँ वो टेबल के ऊपर पांव रख के बैठ सकता है, लेकिन एक एम्प्लॉय का नहीं है। इसी तरह वुमेन को जो है वो बहुत ज्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ता है एज कम्पेयर टू मेन। मेन आर कंसिडर्ड मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू वुमेन इन द सोसाइटी। सो जो है वो सम सिचुएशंस में 40% ऑफ यूनाइटेड स्टेट वुमेन को देखा जाए तो वो मेल सुपरविजन के अंदर काम कर रही होती हैं, और फिर उनको अपने केयरफुल रहना पड़ता है अपने कामों को लेके एज कम्पेयर टू मेल्स। उसके बाद अगर हम बात करें यूज ऑफ स्पेस की, तो पर्सनल स्पेस हम बेसिकली कहते हैं कि एक सराउंडिंग एरिया जिसके
अंदर कोई भी इंसान अपनी प्राइवेसी को क्लेम कर सकता है कि हाँ ये मेरी पर्सनल स्पेस है, इसके अंदर तुम नहीं आ सकते। तो अगर उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो मेल क्योंकि पावरफुल होते हैं इसलिए उनको ज्यादा पर्सनल स्पेस दी जाती है, और अगर विमेन की बात की जाए तो उनको लेस पर्सनल स्पेस दी जाती है, और मेल कभी भी विमेन के पर्सनल स्पेस में जो है वो एंटर कर सकता है, उसको इतनी उसके पास पावर होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू एक विमेन को इतनी इजाजत नहीं होती। अगर वो किसी की पर्सनल स्पेस में एंटर करती है तो उसका गलत मतलब निकाला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आइडियलाइजेशन की, तो अब एक इंसान जो है ना वो ऐसे परफॉर्म करता है जिसके जरिए से वो दूसरों के सामने अपनी इंटेंशंस को आइडियलाइज कर सके। उसके बिहेव करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, और वो अगले को ये दिखाना चाहता है कि हाँ व्हाट आई एम डूइंग इज अकॉर्डिंग टू द कल्चरल स्टैंडर्ड्स, कि जो मैं कर रहा हूँ कल्चरल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से है, उसके बैक बिहाइंड कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं है। वो अपनी सिचुएशन को आइडियलाइज करता है। जैसे अगर हम देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट में एक डॉक्टर का काम है कि वो हॉस्पिटल के राउंड्स ले, पेशेंट्स को जाके चेक करे, उनकी रिपोर्ट्स देखे, उनकी जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखे कंप्लीटली। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो है वो कोई आ गया डॉक्टर के पास तो उसने पेशेंट को चेक कर लिया, वो डजन्स ऑफ पेशेंट्स एक दिन में चेक करते हैं, और जिसकी वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बाकी पेशेंट्स को जाके चेक कर सकें। तो एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभा पाते। लेकिन एक्चुअल में वो क्या कहते हैं कि नहीं, वो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करें, जबकि मेन पर्पज उनका बैक बिहाइंड होता है इनकम या फिर प्रेस्टीज या वैल्यू। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो लोग अपनी सिचुएशन को ऐसे आइडियलाइज करते हैं। कोई भी प्रोफेशनल है तो वो कहेगा कि हाँ मैंने ये कैरियर इसलिए चूज किया कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, सोशल वर्क कर सकूं, ऐसे कर सकूं, हेल्प कर सकूं। लेकिन एक्चुअल में बैक बिहाइंड कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि उसके बैक बिहाइंड एक अच्छी इनकम, एक अच्छी वैल्यू, एक अच्छा रुतबा, प्रेस्टीज, और इसके अलावा जो है वो लेयर और फ्री टाइम और इन सब चीजों की उसको जरूरत थी, इसलिए उसने इस कैरियर को चूज किया। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी तरह से अपनी सिचुएशन को आइडियलाइज करते हैं। आइडियलाइजेशन होती है हमारी लाइफ में। जैसे अगर हमें किसी से मिलना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी हम उससे नॉर्मली बिहेव करें, उससे अच्छे से बात करें, पोलाइटली वे में बात करें, और जैसे एक क्लास है बहुत बोरिंग है लेकिन हम ऐसे शो करें दैट वी आर एंजॉयिंग इट और हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो इस तरह हम अपनी किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ में जो है वो इस तरह से आइडियलाइजेशन को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और ये छोटे छोटे झूठ जो है वो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। क्योंकि और हम किसी को जज नहीं करते एज सच, या किसी पे पॉइंट आउट नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि नेक्स्ट बात जो है वो हम पे आ जाएगी कि तुमने क्या सीखा, या तुम्हारी बात क्या है, तुम्हारे ऊपर बात आ जाएगी। तो इसलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो सारे जो है वो इस बात पर फोकस करते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो कल्चरल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से है, और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसके पीछे कोई सेल्फिश रीजन है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्बैरसमेंट एंड टैक्ट की, तो एम्बैरसमेंट बेसिकली जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर हमें शर्मिंदा होना पड़े, तो शर्मिंदगी को बेसिकली कहते हैं, और टैक्ट हम कहते हैं अक्लो शऊर को, ठीक है, या फिर मौका शनासी को। उसके बाद अगर हम बात करें एम्बैरसमेंट की, तो एक इंसान है वो किसी भी जगह पर, अब हर इंसान है, गलती सबसे होती है, तो स्लिप अप्स होते रहते हैं आपकी परफॉर्मेंस में, एक एक्टर की परफॉर्मेंस में भी होते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कॉलेज हेड है, वो कॉलेज हेड स्पीच दे रहे हैं और वो कॉलेज का नाम गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो उनको लोगों की घूरती आंखों का सामना करना पड़ता है, तो वो एम्बैरेस्ड हो जाते हैं जैसे गलती हो गई हो। तो उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे एक स्टूडेंट है और वो अपनी क्लास में लेट एंटर होता है, और जब वो एंटर होता है तो बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा वेट सिचुएशन में होता है कि बहुत ज्यादा भीगा हुआ होता है, तो सारे लोग उसको अजीब सी नजरों से देखते हैं, जिसकी वजह से वो भी एक एम्बैरसमेंट फील करता है। और जब इंसान जब कुछ गलत हो जाता है और स्लिप अप्स हो जाते हैं तो वो एम्बैरसमेंट फील करता है, और एम्बैरसमेंट लॉस ऑफ फेस, गवर्नमेंट इनको कहते हैं कि ये लॉस ऑफ फेस है, कि एक इंसान से गलती हो गई, अब उसको शर्मिंदगी हो रही है, तो वो अपना जो है वो मुंह छुपाता फिरेगा, या फिर वो कमजोर महसूस करेगा, एम्बैरेस्ड फील करेगा, लॉसिंग फेस सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो ये मानना है उनका कि जो ऑडियंस है ना वो इंसान को लॉसिंग फेस और सेफ फेस दोनों की तरफ लेके जा सकती है। जैसे अगर कोई उसकी बहुत ज्यादा मिस्टेक को पॉइंट आउट करें, उसको घूरें, तो वो लॉसिंग फेस की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर उसको कंपनसेट कर लिया जाए कि हाँ आई होप दैट यू डिडंट मीन लाइक दैट, या फिर इट मस्ट बी अ जोक, इस तरह कह के बात को टाल दिया जाए और उसको कहा जाए कि कंटिन्यू करो, तो इस तरह वो सेफ फेस हो जाता है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी जो है वो पिछली जो उससे गलती हुई है उसको कवर अप कर लेता है और उसका सेफ फेस हो जाता है। और अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करें तो उनका मानना यह था कि टैक्ट एक ऐसी एबिलिटी है जिसके जरिए से हम दूसरों को ऐसा रास्ता देते हैं या ऐसा एक इमेज प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए से वो अपने आप को जज करते हैं, डिस्क्राइब्स अदर पीपल अ वे टू सी देमसेल्व्स, जिसके जरिए से वो खुद को देखते हैं।
एक ऐसी मौका शनासी, तो दूसरों के हम उनके लिए लॉसिंग फेस और सेफ फेस ऑडियंस दोनों चीजों का जरिया बन सकती है। अगर वो चाहे तो वो उनको उनका सेफ फेस की तरफ उनको ले जा सकती है, चाहे तो लॉसिंग फेस की तरफ ले जा सकती है। इसी के जरिए से हमें पता लगा कि हम कैसे अपनी सराउंडिंग में परफॉर्मेंस देते हैं और कैसे वो परफॉर्मेंस थिएट्रिकल परफॉर्मेंस से रिलेट करती है, और कैसे जो है वो हम अगले के दिमाग में अपना एक स्पेसिफिक इंप्रेशन बनाने के लिए काम करते हैं, और कैसे हम दूसरों को उनके अपनी सेल्फ को देखने के लिए उनको हम रास्ता या कोई भी ऐसा मैथड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।